तो मैंने सोचा फिर कार लेता हूँ, कार का इंजन निकाल के उसकी गाड़ी बनाएंगे और इनको बताएंगे अपन कॉलेज में कि बट कार खरीदने के लिए पैसे लग रहे थे, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 की गाड़ी आ रही थी। फिर उसके बाद बनाने का खर्चा। फिर मैंने सोचा यार अपन बनाते हैं बाइक का इंजन लेके। अब बाइक का इंजन लेके मैंने सोचा क्या बनाऊँ, करते करते कुछ भी बनाता गया मैं। अभी मैं देखूँ तो हंसता हूँ मैं उस गाड़ी पे कि क्या बनाई थी। पर वो जो गाड़ी थी वो बहुत फेमस हो गई, महाराष्ट्र में बिक गई वो। मैंने 30-35,000 में बेच दी वो गाड़ी। और वो गाड़ी मैंने बनाई थी घर की छत पे, जब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और टूल्स भी मेरे को लगते थे ना। तो हमारे घर के पास में एक मैकेनिक थे, वहाँ से जाके मैं टूल्स लेके आता था, वो बनाता था, जो सब करता था, उनको रिटर्न करता था। फिर दैनिक भास्कर में इंटरव्यू छप गया मेरा, तो दैनिक भास्कर ने, दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी उठा लिया मेरा। NDTV में भी मेरा आ गया था। तो मैं सेकेंड ईयर तक तो बहुत फेमस हो गया था, 1 साल के अंदर ही। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी जो छोटी बहन थी उसने बोला भैया चलो गाड़ी चेक कर दो, अपन लेने जा रहे हैं। तो वो चेक कर दो मेरे दिमाग में था। मैं गया, वो गाड़ी चेक करी और मैंने देखा यार कितनी दूर से ऐसा लग रहा था कि यार क्या ब्रांड न्यू गाड़ी चमका के रखी। डीलर ने पॉलिश करके खड़ी कर दी। बट जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया तो मेरे को पता चलता कि मेरे को तो एक्सपीरियंस था, कलर वगैरह सब मैं आंखों से देख के पता चल ही जाता है हमको इतना तो यार कलर किया हुआ, ये रस्टेड है, साले ने वो कर दिया है, सब करके पूरा। फिर मेरा दिमाग खराब, मैंने मना कर दिया ये गाड़ी मत लो, ये तो पागल बना रहा तुमको। यही आके मैंने मेरी वाइफ से डिस्कस किया कि यार ये मतलब डीलर इतना पागल बनाते हैं, और जिसको अगर ये मैं नहीं जाता तो ये तो लेके आ जाते घर पे, क्योंकि दिखने में ऊपर से एक नंबर लग रही है। तो मेरी वाइफ ने मेरे को सजेशन किया कि अपन क्या कर सकते हैं ऐसा कि वही हाथों हाथ पता चल जाए, कुछ तो होता होगा ना, नहीं तो सब ऐसे बनेगी। फिर मेरे को दिमाग में आइडिया आया कि हाँ यार कुछ तो कर सकते हैं इसके अंदर। फिर मैंने रिसर्च करी प्रॉपर, और 1 तारीख को हमने ये डिस्कशन किया था, 1 जून 2024 को मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस किया था, और 12 जून 2024 को हमने इस आइडिया को लॉन्च कर दिया। कार और ये बाइक, ये जो इंडस्ट्री है ये तो नेवर एंडिंग वाली इंडस्ट्री है और एक शौक वाली इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी उतने ही फास्ट ग्रो करता है। हर दिन टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, हर दिन नहीं, तो उसमें बहुत मजा आता है यार। गाड़ी में आज ये तो उसने इंजन में भी ऐसा कर दिया, ऑटो कट ऑफ कर दिया, किसी ने इलेक्ट्रिक बना ली, किसी ने हाइब्रिड बना ली। तो मजा आता है वो सब चीज़ों में रहने का। Hi, this is Indranil and welcome back to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel, we are having a podcast with Mr. Amit Kadam. Amit Kadam is the name behind the startup Check Kar Do. Now, what is this Check Kar Do concept and how and what they are doing in this Check Kar Do, we will try to understand in this entire podcast. So please watch this entire podcast so that you can have a lot of insights about this idea and this business model of Check Kar Do. And before that, please subscribe our channel so that you can have all the updates from our end. And also, you can subscribe our other channels, The Spotlight News, where you cover business news Monday to Friday. And also, we have The Spotlight Decodes, where you decode business ideas and startup models so that you can have your business idea and how to position your business idea in our country and in this startup world. So first of all, thank you very much and welcome to our channel, The Spotlight Beyond Profession. And we call it The Spotlight Beyond Profession because in this entire podcast, we will try to understand more about your journey rather than your professional aspect as of now what we have created. And before we deep dive into our podcast, I have 2 disclaimer. पहला डिस्क्लेमर मेरा ये है कि माय नेम इज इंद्रनील, सो आई एम ए बंगाली, सो व्हेनेवर आई विल स्टार्ट स्पीक इन हिंदी यू कैन लाफ एट मी, आई डोंट माइंड. एंड सेकेंडली, in this entire podcast we make it unfiltered, uncensored and unscripted. So anything I will ask you and you don't want to answer or address, you can directly say no. There is nothing like avoiding. कुछ आपको छुपाना नहीं है, कुछ अवॉइड नहीं करना है. जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्ट्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका एक इनिशियल जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहता हूँ. जैसे कि हम स्टूडेंट लाइफ में तो काम करते ही हैं, लेकिन आपने जब ये आइडिया के साथ काम करना शुरू किया था, ये आइडिया आया कैसे और आपको कैसे लगा कि ये एक स्केलेबल बिजनेस हो सकता है? जर्नी की बात करूँ तो मैं आपको बताया कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ. मैंने मेडिकैप्स कॉलेज से इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग. तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से मेरे को ऐसा था कि यार कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ बनाना है, कुछ करना है, कि मैं एकदम शांत नहीं बैठ पाता था. तो हमारे कॉलेज में बाहा करके एक इवेंट होता है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, पैन इंडिया इवेंट होता है वो. उसमें गाड़ी बनाते हैं हम, ऑफ रोडिंग व्हीकल टाइप का होता है, बग्गी टाइप का. उसको वो जो कीचड़ में उतार देते हैं. हाँ, कीचड़ में उतार दिया, पहाड़ से कूदा दिया, सारी ब्रेकिंग टेस्ट होता है, एक्सेलरेशन टेस्ट होता है, वैसी गाड़ी. तो जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने बोला था फर्स्ट ईयर के 2 स्टूडेंट्स हम लेंगे.
तो मैं तो बहुत हो गया यार, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छा, तब आप फर्स्ट ईयर में थे। मैं फर्स्ट ईयर में था। और ये कौन से साल की बात कर रहे ये हैं? 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट ईयर में था मैं। और ये अपॉर्चुनिटी आई थी हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को। ये बात कर रहा हूँ मैं 2014 सितंबर की अराउंड की बात कर रहा हूँ मैं, सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। 2014 में तो ऐसा ही आया हमारे पास अपॉर्चुनिटी, और मैं बहुत एक्साइट हो गया था। तो मैंने क्या करा, प्रॉपर रिपोर्ट में ये बनाना था कि हम क्या क्या मटेरियल यूज़ करेंगे गाड़ी में, कैसे बनाएंगे गाड़ी। तो मैंने पुणे की टीम हो गई, दिल्ली की टीम, जो भी बड़ी बड़ी जीत रही थी ना कंपटीशन, उनके सीनियर्स के नंबर जुगाड़े, सबसे बात करी, प्रॉपर रिपोर्ट बनी कि ऐसी रिपोर्ट बनाई थी कि अगर उसी गाड़ी पे अगर बनाते ना तो वो उस साल हम जीतते हैं। इतनी गारंटी थी मेरे को कि यार ये गाड़ी से अपन जीत जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने मटेरियल किए थे, जो उन्होंने मेरे को बताया कि यार ये वाला मटेरियल हमने पिछले साल यूज़ किया था, तो उससे एडवांस मटेरियल मैंने सिलेक्ट किया कि यार ये अपन अब करेंगे। बट क्या हुआ, थोड़ा पॉलिटिक्स की वजह से मेरे को लिया नहीं उन्होंने, सीनियर टीम से आप टीम out हो लिया गए। ही नहीं ना। वो उन्होंने अपने पहचान वाले को ले लिया। दो की जगह थी हमारे पास, वो 25 लोगों में 2 की जगह थी। अच्छा। मैंने बोला यार इतना सब करने के बाद भी उन्होंने इसके पहचान वाले को ले लिया, उसके बस में आता था तो उसने ले लिया। अब मेरा तो ये तो साल खराब हो जाएगा यार, मैं सोचना पड़ेगा फिर मैं क्या करूँगा। अब कुछ भी नहीं, अगले साल भी इन्होंने ऐसा ही किया तो क्या करेंगे अपन। तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि यार ये तो अपन से नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा खुद की गाड़ी बनाता हूँ मैं। तो मैंने सोचा फिर कार लेता हूँ, कार का इंजन निकाल के उसकी गाड़ी बनाएंगे और उनको बताएंगे अपन कॉलेज में कि। बट उस कार खरीदने के लिए पैसे लग रहे थे, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 की गाड़ी आ रही थी। फिर उसके बाद बनाने का खर्चा। फिर मैंने सोचा यार अपन बनाते हैं बाइक का इंजन लेके। अब बाइक का इंजन लेके मैंने सोचा क्या बनाऊँ, करते करते कुछ भी बनाता गया मैं। अभी मैं देखूँ तो हंसता हूँ मैं उस गाड़ी पे कि क्या बनाई थी। पर वो जो गाड़ी थी वो बहुत फेमस हो गई, महाराष्ट्र में बिक गई वो। मैंने 30-35,000 में बेच दी वो गाड़ी। और फिर तो आपने सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज की हाँ, थी, टू व्हीलर, बनाया, एंड उसको मॉडिफाई किया। बनाया, अलग ही पूरा लुक चेंज कर दिया। तो वो फेमस हो गई मेरे भैया के ग्रुप में। और उनके ग्रुप में इधर से उधर जाती रही वो गाड़ी। और एक ने बोला यार मेरे को गाड़ी अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है, तो उनको मैंने बेच दी। तो मेरे पास पैसा आ गया 30-35,000। मैंने वो गाड़ी में लगाए थे सब 5-6 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये में। और वो गाड़ी मैंने बनाई थी घर की छत पे, जब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। और टूल्स भी मेरे को लगते थे ना, तो हमारे घर के पास में एक मैकेनिक थे, वहाँ से जाके मैं टूल्स लेके आता था। वो बनाता था, जो सब करता था, उनको रिटर्न करता था। और छत पे बनाई थी वो गाड़ी, बिकी। फिर दूसरा ऑर्डर आया, मैंने उसको बनाया। अच्छा, फिर ये जो क्लोज सर्कल बनते गए उसी में से ऑर्डर आता उसी गया। में, अरे मेरी भी बना दे, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, या फिर मेरे को अच्छा। बना के भेज दे। तो मैंने यार तो लोग अपनी गाड़ी देते थे आपको मॉडिफाई करने के लिए कि आप सेकंड हैंड परचेज इनिशियली करते? तो मैं खुद मेरे पास पैसा आ गया तो मैं खरीद के ही बना के देता था। अच्छा। धीरे धीरे। बट अब क्या, वो एक गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आई, इसमें मैं फेमस होने लग गया। फिर दैनिक भास्कर में इंटरव्यू छप गया मेरा, तो दैनिक भास्कर ने, दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी उठा लिया मेरा। NDTV में भी मेरा आ गया था। तो मैं सेकेंड ईयर तक तो बहुत फेमस हो गया था, एक साल के अंदर ही। 2015 में मैं फेमस हो गया। अच्छा, मेरे पास लोकली डीसी बन गए थे आप? हाँ, लोकली तो मतलब मेरे तो ऐसा स्टार सरी का हो गया था। फैमिली में सब जानने लगे थे अमित ऐसा कर रहा है। और वही छवि आज तक है फैमिली में कि यार अमित गाड़ी बनाता है, अच्छी गाड़ी बनाता है। तो अब जब अपने घर के बच्चे को देखेंगे पेपर में तो सब खुश होते ही है तो वो चीज़ हो गई। अब ऑर्डर्स आने लग गए, और मैं सब मीडिया, तो मेरे पास बहुत ऑर्डर्स की फ्लो आने लग गया। तो मैंने छत से एक छोटा सा रूम लिया, वहाँ बनाया। वहाँ पे कम पड़ने लगा, तो फिर मैं बड़ी जगह पे गया, वहाँ पे मैंने बंदे हायर करे, वहाँ पे हम बनाने लग गए। फिर वहाँ से और बड़ी जगह पे, ऐसे करते करते मैंने 10 साल गाड़ियों को बनाने का काम किया। बट एक कहीं ना कहीं दिमाग में था कि यार इसको बड़ा लेवल करना है, बड़ा। मेरे को पैन इंडिया ऑर्डर आते थे, कश्मीर से भी ऑर्डर आ रहे, चेन्नई से भी ऑर्डर, हर जगह से ऑर्डर आते थे। बट ये है कि और ये ऑर्डर कश्मीर से कैसे आते थे आपके पास? इंस्टाग्राम और फेसबुक। अच्छा, जो आप बनाते थे उसको मैं डालता था, वो चलती थी, वो देखते थे लोगों और कांटेक्ट करते थे फोन पे, भैया मैं गाड़ी बेच रहा हूँ। तो कोई ट्रेन से बेचता था, कोई ट्रक कार से और बेचता बाइक था। एक इमोशन होता है। इमोशन होता है। और एक तो और आपके चाहते दिमाग हैं। में रहता है ना कि यार मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए यार, कौन बनाने वाला है, और पता चल गया ये बनाता है, तो वो तो भेजते ही थे हमारे पास। तो और उसमें तो प्राइसिंग भी नहीं होता है बात। नहीं, हाँ, कोई तो है कि खुला पैसा शौक के लिए लाखों लाखों रुपए डाल देते हैं। कोई नहीं है तो। और जिसको ऐसा है कि यार मेरी यूनिक होनी चाहिए गाड़ी। जैसे मुझे पता है कि जिस समय रॉयल एनफील्ड इतना पॉपुलर हाँ, नहीं था, हाँ। तब वो पुराने वाली रॉयल एनफील्ड जिसकी आवाज़ है वो लेने के लिए लोग पागल थे और उसको मॉडिफाई किया जाता था। अपने टेस्ट के हिसाब से इतने खूबसूरत बना देते हैं, जो भी एलिमेंट्स अपना जो दिमाग में रहते थे वो पूरा उतार देते थे उसमें। और वही सेम चीज़ चलती थी। मैं थोड़ा सा फेमस हुआ, अपने करता गया। बट एक सेंस था कि यार कुछ तो बड़ा करना है। तो एक ऐसा आइडिया है मेरे को कि पेट्रोल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक में करते हैं। तो उसकी टू व्हीलर में। और ये कौन से साल में बात कर रहे हैं? ये मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, 2020 में 21 की बात कर रहा हूँ। मेरे को आइडिया है इसमें अपन करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी R&D करी, कैसे किट कौन सी लगा सकते हैं अपन, एक्टिवा कैसे बना सकते हैं। तो वो करके हमने बनाई, वो सक्सेसफुल हो गई, बन गई, बहुत प्यारी, चलने लग गई। तो उसमें भी
अच्छे ऑर्डर आने लगे। इंदौर से तो बहुत ऑर्डर, कम से कम हमने 40-45 गाड़ियाँ बना दी 2-3 साल के अंदर ही। इसमें हमको एक मेजर इशू ये आता था कि बैटरीज नहीं मिलती थी, क्योंकि वो भी जो सेक्टर था वो बूम कर रहा था। तो मेरे को दिल्ली कांटेक्ट करना पड़ता था, दिल्ली वाला चाइना से मंगाता था, फिर ऐसे करते करते टाइम लगता था, तो इसलिए 40-45 गाड़ी बनी। अब जैसे ये चाइना से माल आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। आपने देखा होगा अभी ओला की कितनी गाड़ियाँ खराब हो रही है, सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी खराब। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, रिपेयरिंग कॉस्ट इतना आ जाता था कि यार मेरे को मेरे जेब से पैसा लगाना पड़ता था। ओके। लगने में वो चलने में एक नंबर। अभी भी अगर उसको रिपेयर करेंगे अपन चलाते, सारी गाड़ी जितनी मैंने बनाई सब चल रही है, बस ये है कि उसको बार बार रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि चाइना के माल थे, अपन कितनी बार वारंटी दे सकते हैं। तो उसमें भी मेरे जेब से पैसा लगने लग गया, तो मेरे को लगा यार इसको भी। फिर मेरा एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। अब मैं एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर इसी फील्ड में यही कर रहा हूँ, गाड़ियों का काम सारा। तो मेरे को मेरे जो कलीग्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, फैमिली में जितने कोई भी गाड़ी या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके जाते थे, तो कि भाई चल चेक करना है, गाड़ी चेक कर ले, ऐसा ऐसा। तो मैं जाते जब भी कोई गाड़ी नया खरीदना है या पुराना खरीदना है तो वो जाते ही थे, कंसल्टेंट बन गया। कंसल्टेंट बन गया। और मेरे दिमाग में चलता ही था कि यार कोई सा आइडिया चाहिए, कभी क्या कर लूँ, कभी ऐसा कर लूँ, ये कर लूँ। तो यू आर द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी? करेक्ट, हाँ। मैं और मेरी वाइफ फाउंडर है, मैं को फाउंडर हूँ, मेरी वाइफ को फाउंडर है इसमें भी। ओके। दोनों करते हैं। ये जो स्टूडेंट लाइफ में जो आप हाँ। जो चल रहे थे, हाँ, इनिशियल आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ, प्रॉपर इंदौर से हूँ। मैं बचपन से यहीं पे पढ़ा हूँ इंदौर में, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन इंदौर। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आपका खुद का शौक था? हाँ हाँ, या खुद का इंटरेस्ट था बचपन इसलिए आप बचपन गए? से मेरी मम्मी मेरे को बताती थी कि बचपन में छोटा था मैं बोलता था कि मैं अपने 10 गाड़ी लूंगा, उसको गैराज में रखूंगा, ऐसे मेरी मम्मी बताती थी। और मेरे को बहुत शौक था। अभी जैसे कॉलेज में तो ये था ही, बाकी जब मैं 11th-12th में भी था ना, तब भी मेरे को गाड़ियों का इतना शौक था कि वैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका गैराज है, तो वहाँ पे हम जाके बैठते थे, देखते थे सारा चीज़ें। तो अब ऑटोमोबाइल में तो था ही, और मेरे को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिल रही थी, और वो भी मेडिकल अच्छे कॉलेज से मिल रही थी। मिलना यहाँ से ले करते अपन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। सब मेरे को बोल रहे थे कुछ डिमांड नहीं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर कुछ नहीं कमाता है, कहीं नहीं कमाता। मतलब देखेंगे कमाने का बाद में सोचेंगे अपन, अभी मेरे को करना ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो कोर्स है उसमें हाँ। पढ़ाया क्या जाता है? आप क्या बनना चाहते हो? हाँ, तो फर्स्ट ईयर तो वो सबका कॉमन होता है। सेकेंड ईयर से हमारा स्टार्ट होता है कि क्या गाड़ी की कैसी चीज़ें होती है, डिज़ाइनिंग के बारे में बात होती है, इंजन्स के बारे में बात होती है, कैसे काम करते हैं सारी चीज़ें, वर्किंग्स, इंजन बनाना, स्टेयरिंग का एक्सिस कैसा, वो सारी चीज़ उसमें कार से रिलेटेड ही सारी चलती है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं फर्स्ट ईयर से करने लग गया था, तो मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी मिल रहा था। मैं 11th-12th में भी करता था। तो मेरे जो हमारे HOD सर है, उनका नाम नहीं लूँगा मैं तो वो मेरे से बहुत खुन्नस खाते थे कि ये लड़का पढ़ता नहीं है और ये फालतूगिरी करता है कि कॉलेज में भी मतलब अब ऑब्वियस बात है कि जब मैं अगर कॉलेज जा रहा हूँ, तो कॉलेज में क्या होता था कि मैं कॉलेज गया और कॉलेज से सीधा मैं घर जाके फ्रेश होके मेरे उस पर जाता था गाड़ी बनाने अपने के लिए। गैरेज में? रात भर में गाड़ी बनाता था 12-1 बजे, और जो इनकी फाइल कंप्लीट करना होती थी ना, तो मैं इनके पीरियड में करता था बैठ के तो सारे सबको पता था कि यार ये गाड़ी बनाता है और यहाँ पे हमारे पीरियड में बैठ के फाइल ऑन कंप्लीट करता है, टाइम पास करता है तो वो गुस्सा करते थे मेरे से कि यार ये तो, जैसे मेरे पापा करते थे, उनको भी ऐसे लगता था कि मैं गैराज चला रहा हूँ, वैसे मेरे सर को भी ऐसे ही लगता था। आज हो सकता है उनको प्राउड फील हो कि मैं इतने बड़े लेवल पे अगर कर रहे हैं अपन कुछ काम, तो बात की बात है, कभी करूँगा उनसे डिस्कस ये चीज़ में पापा मैंने देखो ऐसा किया। बाकी खुराक तो मेरे को तो ऐसा है कि मैं को जो मेरे दिमाग में है, मेरा पैशन से रिलेटेड है, मैं वो करूँगा गाड़ी में। और ये बहुत लकी चीज़ है कि जो आपका पैशन है वही आपका काम है। हाँ। तो आप हमेशा अच्छा करेंगे क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट का विषय है। करेक्ट। और आप हमेशा चाहेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है उसको और कैसे आगे, और कार और ये बाइक, ये जो इंडस्ट्री है ये तो नेवर एंडिंग वाली इंडस्ट्री है और एक शौक वाली इंडस्ट्री है। शौक वाली। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी उतनी ही फास्ट ग्रो करता है। हर दिन टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, हर दिन नहीं, तो उसमें बहुत मज़ा आता है यार। गाड़ी में आज ये तो उसने इंजन में भी ऐसा कर दिया, ऑटो कट ऑफ कर दिया, किसी ने इलेक्ट्रिक बना ली, किसी ने हाइब्रिड बना ली, तो मज़ा आता है वो सब चीज़ों में रहने में। अब मैं डे 1 से इसी में था, अभी भी मैं उसी फील्ड में हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को तो। और मेरे को पता है कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही रहूँगा, और मेरे को पता है कि मैं अच्छा कुछ ना कुछ तो अच्छा करके ही निकलूँगा ऐसे अभी अगर मैं एक स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करूँ, हाँ। अगर आप 10 गाड़ी चेक करते हैं तो कितने कस्टमर, मतलब 10 कस्टमर आपको बोल रहे हैं चेक करने के, तभी आप चेक करने जा रहे हैं, उसमें से कितने कन्वर्जन हो जाते हैं कि 10 गाड़ी आपने चेक किए, स्टैटिस्टिक्स क्या बताते हैं कि कितने गाड़ी ऐसे निकलते हैं कि जिसका डील हो सकता है, और कितने गाड़ी ऐसे निकलते हैं कि आपके इंस्पेक्शन के बाद आपको ये बोलना पड़ता है कि मत लीजिए। हाँ, अभी मत लीजिए, ये गाड़ी बहुत ही बेकार है, ऐसा हम अभी 30 to 35-40% पे होता है कि यार ये गाड़ी मत लो। हमने 10 में से 4 गाड़ी को हम बोलते थे कि यार ये सर ये गाड़ी मतलब इस प्राइस रेंज पे तो मत ही लो आप, या फिर बहुत ज़्यादा ही काम आ जाएगा आपको तो मत लो।
छोटे मोटे होते हैं, जैसे स्क्रैच है, रीपेंटेड है, टायर्स की जो कंडीशन, वो हम कस्टमर को सजेस्ट कर देते हैं कि सर टायर्स की ये लाइफ बची है, ये बैटरी की कंडीशन ऐसी है, सेंसर में ये बता रहा, बाकी सारी चीज़ें अच्छी, आप नेगोशिएट कर सकते हो तो आप कर लो, अदरवाइज आप दूसरी डील देखोगे तो हम उसमें चेक कर लेंगे। तो 40-45% गाड़ियाँ हम रिजेक्ट कर देते हैं, बाकी किसी में सजेशन दे देते कि इसमें ये काम है, आप डीलर से नेगोशिएट कर लीजिए कि आपको कैसा बेटर डील मिल रहा है कि नहीं, और नहीं मिलता तो अपने पास तो दूसरे ऑप्शन रहते ही हैं, तो वो भी अपन चेक कर सकते हैं उसके अंदर। ये जो कार चेक कर दो जो आपने correct। शुरू किया है, ये आपने कब शुरू किया है? ये सर 1 जून 2024 को आइडिया आया था दिमाग में, जैसे हमने डिस्कशन किया ऐसा, और 15 दिन के अंदर, मतलब 15 भी नहीं, 12 दिन के अंदर 12 जून को हमने इसको लॉन्च कर दिया। देखने के लिए वेबसाइट भी मैंने खुद ने बनाई, मेरी जो वाइफ है वो कस्टमर हैंडलिंग्स और ये सब करने लग गई, फॉर्म्स बनाया। देखने के लिए मैंने से बताया कि 3 महीने का समय लिया था, कि देखना चाह रहे थे कि डिमांड है कि भी नहीं। अपने आप को समय दिया 3 महीने का कि देखते हैं, 50 ऑर्डर इंस्पेक्शन करेंगे। बट डालते से ही जून ख़त्म होते होते ही हम इतने फेमस हो गए थे कि हमारे पास 200-150 प्लस ऑर्डर्स आ गए थे कि करना है। पैन इंडिया से इंक्वायरीज आने लग गई, क्योंकि हमारी रील्स वायरल होने लग गई थी, क्योंकि हम एजुकेट कर रहे थे लोगों को कि यार ऐसी चीज़ आई है मार्केट में। तो पैन इंडिया तो हमारे वो थे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हम तो बस इंदौर में ही थे। फिर हमको जुलाई में हमने मुंबई ऐड किया, अभी सितंबर में हमने दिल्ली ऐड किया, और अक्टूबर में 20 सिटीज़ और ऐड कर ली हमने। सो ये क्या बोलते हैं, अपने जो ये आइडिया मेरे को आया था ये सारा करने के बाद, फिर ये लगा कि यार ये तो कर सकते हैं, इसमें तो हम फोड़ सकते हैं तो फिर हमने इस पर लग गए। अब धीरे धीरे हमारी चीज़ें हम डेवलप करते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे इसको। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है वो मैं समझ पा रहा हूँ अब कैसे होता है। पहले तो एक दुकान खोल के बैठे थे, बट अब पता चल रहा है कि कैसा है मार्केट, कैसे अपन ग्रो कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप किस टाइप की सर्विसेज देते हैं, कि एक ही सर्विस है कि सिर्फ कार इंस्पेक्शन करके आपको देंगे हाँ। और उसके अवज में वी आर हैविंग दिस कंसल्टेंसी फी, एक ही प्रोडक्ट है आपके पास कि यू हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस एज वेल? अभी दो, मतलब एक ही बोल सकते हैं, एक तो यूज कार इंस्पेक्शन और न्यू कार पीडीआई, अभी हम ये 2 ऑफर कर रहे हैं। Okay। आने वाले टाइम पे हम इसको भी सेग्रीगेट करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? यूज कार का इंस्पेक्शन है, और न्यू कार के लिए हमको पीडीआई करना, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन दोनों चीज़ सेम ही है, बट आने वाले टाइम में हम इसको सेग्रीगेट करेंगे, क्योंकि यूज कार में ज़्यादा हमको टाइम देना पड़ता है, तो उसमें उसका थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अलग अलग जो बॉडी टाइप्स होते हैं, जैसे एसयूवी है, हैचबैक है, सेडान है, तो उसका अलग अलग, लग्जरी कार है तो उसका थोड़ा सा अलग प्राइस सेगमेंट हो जाएगा। इस हिसाब से हम सेग्रीगेट कर देंगे। अभी हमारा फिक्स प्राइस है 999, कोई सी भी गाड़ी हो तो हम सेकेंड हैंड हो या न्यू डिलीवरी में भी, या फिर लग्जरी गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, हम 999 ही ले रहे हैं। अब जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, एक्सपांड इसको। एंड हाउ यू रीच टू पीपल, कस्टमर के अभी पास कैसे पहुंचते हैं? इंस्टाग्राम और फेसबुक से, जैसे मैंने बताया कि हमारी रील्स वायरल होगी, तो अभी हम रील्स डालते हैं उसी के थ्रू हमको आ रहे हैं। अब हम एड्स स्टार्ट करने वाले हैं, मेटा एड्स और गूगल एड्स हम स्टार्ट कर देंगे। तो उसके थ्रू कस्टमर तक आप पहुंचते हैं, और कस्टमर आपको कैसे कांटेक्ट करते हैं? काउंटर इन द सेंस, कस्टमर आपको कांटेक्ट कैसे करते हैं? कांटेक्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, या जिसको समझ में आ गई वो हमारी वेबसाइट पे जाके बुक कर देता है। हमारा वेबसाइट पे बुकिंग हमने बना रखा है, उसको जब करवानी होती है लोकेशन पर डाल के, वो टाइम स्लॉट सिलेक्ट करके वो डालता है, हमारे पास वो आता है, और हमारा जो टेक्नीशियन होता है हम उसको लीड फॉरवर्ड कर देते हैं कंफर्मेशन लेने के बाद। तो हमारा टेक्नीशियन जाके वहाँ पे चेक करता है और रिपोर्ट जनरेट करके कस्टमर को सबमिट कर देता है। तो वेबसाइट के थ्रू, एक तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक, इसके और थ्रू। कितना दिन आप लेते हैं किसी को कांटेक्ट करने के बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट देने तक के लिए? इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो हाथों हाथ दे देता हूँ। नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको आज कांटेक्ट किया ओके। कि मेरे को गाड़ी लेना है तो इसका इंस्पेक्शन करना है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि आपको पता है कि यार मेरे को 20 तारीख को गाड़ी लेना है, कि मैं 4 बजे वहाँ जाऊँगा, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके 20 तारीख डेट सिलेक्ट करते हैं, टाइम सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर, और लोकेशन डालते हैं आप कहाँ जाने वाले हैं। तो उस टाइम पे 4 बजे 20 तारीख को हमारा बंदा आपसे कन्फर्मेशन लेके वहाँ पहुँच जाता है आपके साथ में, फिर वो गाड़ी इंस्पेक्शन होता है पूरा। तो जिस समय लेने जाता है उस समय आप इंस्पेक्शन करते हो? देखने जा रहा है, आपको जब देखना है कि यार मैं कल जाऊंगा या परसों जाऊंगा। अच्छा, जब आप देखने जाते हो पहली हाँ, बार, तब हाँ, साथ में आपको लेके जाते हैं, आप ऐसे होता है ना, चेक अकॉर्डिंगली। आपने जैसे देखा कि यार मैंने ये 3 गाड़ी सिलेक्ट कर ली है, इसमें 3 में से भी एक गाड़ी जो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ, और आपने हमको हमारी जो सर्विस है वो बुक कर ली, और आप वो चेक कर ली। आप भी तो अगर तीनों गाड़ी देखना है तो एक ही सर्विस बुक करने से होगा कि तीन सर्विस अलग? तीनों गाड़ी का भी अलग अलग है। बाद में हम बड़े बड़े पैकेजेस भी अलग है कि 4 गाड़ी 5 गाड़ी, तो जनरली क्या होता है 1 या 2 गाड़ी में वो गाड़ी फाइनल हो ही जाती है। कस्टमर को हम ऐसा नहीं कि हम 10 गाड़ी चेक करने, जैसे आपने बोला ना कि आप फाइनल करते हो ये 2 या 3 ही गाड़ी करते हो, उसमें से भी एक आपके दिमाग में रहती है कि ये मेरे को अच्छी लग रही है और सेकंड नंबर पे ये है। अगर एक ही अच्छी होगी, इसमें कुछ नेगोशिएट करके आपको डील मिल सकती है, तो वो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाता है, वहाँ पे आपके थोड़े पैसे भी बच जाते हैं, और एक आप दिमाग में संतुष्टि हो जाती है कि जो गाड़ी में ले रहा हूँ वो प्रॉपर है,
मेरे को ऐसा नहीं कि लेने के बाद मैकेनिक के पास भागना पड़ेगा, कुछ कराना पड़ेगा या कुछ काम कराना पड़ेगा, और कुछ काम कराना भी पड़ेगा तो मुझे पता है कि क्या क्या काम होने वाला है गाड़ी में। तो इस वजह अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और जो ये फंडेड कंपनीज जो ये सेकेंड हैंड कार की मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं, और जो इंडिविजुअल कार सेलिंग किया जाता है जहाँ पे गैराज वाला पर्सन एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं और दोस्ती यारी में भी गाड़ी सेल होती है, करेक्ट। तो ये दोनों मार्केट कितना सेग्रीगेटेड है, मतलब दोनों कितना कंट्रीब्यूट करता है? इसका एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, बट मैंने जैसे आपको बताया कि आज के टाइम पे जो एक नॉर्मल डीलर है और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उन्होंने क्या करा है, एक ऑनलाइन, अच्छा अभी अपन घर बैठे बैठे भी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा रहे हैं या फिर अभी स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर कर रहे हैं, यहीं बैठे बैठे उनकी दुकान खुल जाती है। ये अपन ने देख लिया, एक कन्वीनियंस हो गया ना अपन को, तो सबसे पहले अपन उनकी गाड़ी देखने जाते हैं, यार ये गाड़ी अच्छी लगी, जैसे 10 गाड़ियों में से देखा ये गाड़ी अच्छी, अपन देख के आ जाओ, नहीं जमी तो फिर वो आदमी डीलर के पास जाता है। डीलर वाले चाहे तो भी ऐसा कर सकते हैं ऑनलाइन, बाकी वो इतना वो डेवलप ही नहीं करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा जैसा धंधा चल रहा है हम वैसे ही चलाएंगे। बट जब ऑनलाइन वाले आ ही गए, उनको बता रहे हैं कि यार ये ऐसा सब सामने सामने हो रहा है, तो कस्टमर तो ऑब्वियसली बात है ईजी चूज़ करता है ना, तो वो चीज़ है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। और सबसे ज़्यादा यही फ़र्क पड़ा है, जो यूज्ड कार जो गाड़ी ले रहे हैं ना लोगों, आज कोई भी बंदा हो वो सबसे पहले उसी पे देखता है, स्पिनी पे देखेगा या Cars24 पे, या जाके पूरी डिटेल निकालता है कौन कौन सी गाड़ी है, और उनको एक आइडिया मिल जाता है प्राइस रेंज का, ये 2 लाख की मतलब गाड़ी, वो 3 लाख की गाड़ी। आइडिया लेने के लिए ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। करेक्ट। और अगर गाड़ी अच्छी लग गई तो वो ले ही लेते हैं उनसे, और नहीं तो डीलर तो है ही, वो घूमना पड़ता है डीलर्स में। क्या एक गाड़ी जो स्पिनी या Car24 लाइक कंपनीज जो सेल करते हैं, सेम मैन्युफैक्चरिंग ईयर का गाड़ी, सेम मॉडल, कितना प्राइस डिफरेंस होता है सेकेंडरी मार्केट में और इन कंपनीज के पास? 10 से 15-20 हज़ार का फर्क होता है। इनके पास कम होते हैं कि नहीं, ज़्यादा इनके पास ज़्यादा होता है, क्योंकि ये देखो बड़ी सी कंपनी है, एक डीलर होगा वो 10 से 15 हज़ार में संतुष्ट हो जाएगा, पर इनका जो मार्जिन होता है वो 50-60 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख, ऐसा उनका मार्जिन होता है। और वो जब गाड़ी आपसे खरीदते हैं ना, तो वो बहुत ही गिरे भाव में लेते हैं। और डीलर और इनमें क्या फ़र्क होता है, जो ये अपना स्पिनी वाले की हाथों हाथ पेमेंट कर देते हैं आपको, तो ये कस्टमर को बेनिफिट होता है। और ये क्या बोलते हैं, आधा पेमेंट ले जाओ, आधा बिकने के बाद ले जाना, या अभी 20 हज़ार ले जाओ, रख जाओ गाड़ी, समझ रहे हो आप? तो कस्टमर तो उनके पास ही जाएगा ना, भले उनको 10-15 हज़ार कम में बिक्री, बट ये है कि हाथों हाथ पैसा आ जाता है। तो कस्टमर, पैसा आया, घर जाओ, कोई मच नहीं, घर जाने के बाद भी क्या ये कब पैसा दे रहा है भैया, बाकी पैसा कब दोगे, तो वो चीज़ सारी चीज़ खत्म ही हो जाती है इनमें। तो ये एक बेनिफिट होता है फंडेड कंपनीज से लेने का, हाथों हाथ होता है, पेमेंट मिलता है, कस्टमर घर अपने आराम से बैठता है, और वो गाड़ी उनका लुकआउट है कब बेचना है, कैसा, पैसा तो दे ही दिया उन्होंने, बस ये चीज़। अभी ऑन एन एवरेज दिन में कितने इंस्पेक्शन के लिए आप लोगों के पास इंक्वायरी आते हैं? अभी देखो फर्स्ट डे पे हमने जब किया था तो वीक में 1-2 आ रहे थे, ये बढ़ के दिन का 1-2 हो गया। अब ये जो हमारा ये स्टार्ट हुआ है, मतलब इंक्वायरीज तो बहुत आती है, कंप्लीट इंस्पेक्शन हम कर पा रहे हो 10-15 हम कर रहे हैं ऑर्गेनिकली। अभी हम अपना वो बढ़ाएंगे ऑर्डर्स, और सॉरी अपने एड्स वगैरह चलाएंगे, और अभी ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। एड्स वगैरह चलाने के बाद ये नंबर्स दिन का 50-60-70 करने का हमारा टारगेट है विद इन दिस 3 मंथ्स। और एक इंस्पेक्शन में आपको कितना टाइम लगता है? यूज्ड कार है तो हमको 45 to 50 मिनट्स लग जाता है, न्यू कार होता है तो उसमें 30-35 मिनट्स में हम गाड़ी कंप्लीट कर देते हैं पूरा चेक करके। ओके। जो लग्जरी व्हीकल्स हैं उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। करेक्ट। बिकॉज लग्जरी व्हीकल्स का जो सेकेंडरी मार्केट है वो बहुत फ्लॉरिशिंग है आज की तारीख में। करेक्ट है। तो ये लग्जरी ब्रांड्स के लिए इंक्वायरी की जो तादाद है ये और बेहतर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भी ज़्यादा है। वैल्यू क्योंकि कोई अगर सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदता है तो उनका बजट 3 से लेकर 6 लाख रुपए तक का होता है। जब वो लग्जरी में जाते हैं तब 10 से लेकर 25-30 लाख तक होता है। 100%। तो जब 25-30 लाख देके कोई लग्जरी ब्रांड खरीदता है सेकेंड हैंड मार्केट से, तब आपको नहीं लगता है कि इनके लिए आपका सर्विसेज ज़्यादा प्रॉम्प्ट होना चाहिए रादर देन बीइंग इनटू दिस मास मार्केट, एंड देयर आल्सो यू कैन चार्ज फॉर मोर बेटर? हाँ, अब जैसे मैंने बताया कि हम ये आने वाले टाइम में सेग्रीगेट करने वाले लग्जरी कार्स में, जैसे आपने बोला प्रॉम्प्ट, और एक उसमें और डिटेल इंस्पेक्शन होता है। जो लग्जरी कार्स होती है उनकी आप देखोगे विड्थ बड़ी होती है, लेंथ बड़ी होती है, उसमें सेंसर ज़्यादा होते हैं, उसका इंटीरियर भी स्पेशियस होता है। अगर ऑडी की A8 ले ले लग्जरी, BMW की 320 और ये सिडान्स बहुत बड़ी होती है, ये हैचबैक से भी बड़ा उनका सरफेस एरिया होता है, तो उनको इंस्पेक्ट करने के लिए हमको ऑब्वियसली बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका आने वाले टाइम में हम सेग्रीगेट करेंगे सारी चीज़ें कि यार जो लग्जरी का अभी आपके पास ऐसे भी इंक्वायरी आते हैं लग्जरी व्हीकल्स के लिए? हाँ, आते ना, दिल्ली और मुंबई से सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल होती है लग्जरी कार्स। आपने देखा होगा वहाँ पे तो 10 साल की स्क्रैप पॉलिसी है दिल्ली में। तो जो अपने
पैन इंडिया के जो बाकी के जो बंदे होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे गाड़ी खरीदने, वहाँ पे सस्ते दाम में मिलती है क्योंकि वहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं 10 साल बाद डीजल कार सोर्स की। तो वो वाली गाड़ी हम ज़्यादा इंस्पेक्ट करते हैं, जो 8 साल 7 साल 9 साल पुरानी है ना, उनको हम ज़्यादा इंस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ तो उनकी वैल्यू जीरो हो गई। बट वही सेम चीज़ अगर वो इंदौर में आ रही है तो उसकी 5 से 6 लाख वैल्यू ज़्यादा बढ़ के मिलती है। तो वो वाले उन लोगों के लिए हम कर रहे हैं इंस्पेक्शन वहाँ पर। बहुत सारे समय पे ये बताया जाता है कि हाँ। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी पर्टिकुलर सिटी में काम कर रहे हैं तो उस सिटी का जो आरटीओ का कोड है हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ही आरटीओ कोड कुछ दूसरा होता है तो गाड़ी की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। अदरवाइज डिमांड ये किया जाता है कि आप सर्टिफिकेट चेंज करके दो। सर्टिफाइड, हाँ। ये क्या इशू है और इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? अब जैसे अपनी जो कोड का बोला, जो MP09 इंदौर की जो गाड़ी होगी ना, तो वो उसका स्टेटस अलग ही होगा, कहीं पे भी जाएगी। पुलिस वाले रोकने से पहले भी एक दिमाग में रहता है कि इंदौर की गाड़ी है तो ठीक है। रैदर देन अगर उज्जैन की गाड़ी होगी MP13 या कहीं MP41 की गाड़ी होगी तो उनके चांसेस, आपने जैसे बोला स्टेटस वाइज आरटीओ के, उनके इसमें भी ऐसे ही रहता है। जहाँ मुंबई की गाड़ी होगी उसका स्टेटस ऊपर होगा, जहाँ दिल्ली की मेन एरिया की गाड़ी होगी उसका अलग होगा। रैदर देन उत्तर प्रदेश गाजियाबाद NCR रीजन की गाजियाबाद की होगी या फिर मेरठ की होगी, उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि वो जो गाड़ियाँ होती है, हो सकता है कि जैसे स्टेट वाइज अपने बोला, जैसे इंदौर की गाड़ी है तो हो सकता है कि अच्छे कस्टमर ने उसको यूज़ किया होगा, डॉक्टर की गाड़ी होगी, इंजीनियर की गाड़ी होगी, अच्छी गाड़ी वो मेंटेन रह के वो गाड़ी चली होगी, तो इसलिए थोड़ा सा उसका स्टेटस हो जाता है। और इसमें ये भी नोटिस किया कि अगर MP09 गाड़ी है तो उसकी वैल्यू 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा ही होती है रेदर देन MP13 या दूसरी जो पुरानी गाड़ी होती है उससे। और जो हम लग्जरी ब्रांड्स की हाँ। बात कर रहे हैं, लग्जरी ब्रांड्स जब दिल्ली से जब इंदौर आते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस होते हैं? उसमें देखो, दिल्ली में अगर इंदौर का मैं जाके अगर वहाँ पे खरीदूंगा तो वो मेरे को 3-4 लाख 5 लाख में सस्ती में मिलेगी वो गाड़ी, रेदर देन अगर मैं इंदौर में खरीदूंगा। बस यही कि दिल्ली का नंबर होगा DL02 या जो भी रहेगा, या हरियाणा से ले रहे हैं हम, अपना नोएडा से ले रहे हैं या फिर गाजियाबाद से ले, दिल्ली NCR रीजन से ले रहे हैं, तो वहाँ से रेदर देन इसका यहाँ पर प्राइस यहाँ पर मेरे को महंगी पड़ेगी। वो अगर उसको ट्रांसफ़र का करना होता तो कम से कम अगर ट्रांसफ़र का देखा जाए तो 10-15 हज़ार रुपये समथिंग कुछ खर्चा आता है, नाम वो आरटीओ ट्रांसफ़र का टैक्स वगैरह भी मिला के मैं बेनिफिट प्रॉफिट में ही रहता हूँ कि यार वहाँ से आती है MP09 में कन्वर्ट हो जाती है तो मैं यहाँ का फर्स्ट ओनर हो जाता हूँ और मेरे को बेनिफिट मिलता है। और ये अगर मेरे को सेल करना है तो मैं MP09 में तो मेरे को 2 साल 3 साल बाद भी सेल करूँगा तो मेरे को 1-2 लाख का बेनिफिट दे के ही जाती है वो गाड़ी। ये चीज़ होती है उसके अंदर। सो अभी आपका जो सर्विस है जहाँ पे आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ। जो सेकेंड हैंड गाड़ी या नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इसकी स्केलेबिलिटी कैसे आप देखते हैं और इसको कैसे स्केलेबल किया जा सकता है? व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट? हाँ, हमारा जो बिजनेस है उसका, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यार 2023 में एक दिन में 28,000 गाड़ियाँ बिक रही, तो हमारा ऐसा टारगेट है आज आने वाले 1 साल में हम 1% मार्केट को टैप करें। और जैसे जैसे हम इसको ग्रो, हम समझते हैं हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, हमारा टारगेट है 10 से 15 से 20% हम इस मार्केट को टैप कर सके। दिन की हम 1500 से 2000 गाड़ियाँ तो इंस्पेक्ट कर सके पैन इंडिया। इसलिए हम रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज़ में हम हमारे जो टेक्नीशियन है वो हायर कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि हमारा बेस बन जाए। और जैसे हम प्रॉपर एड्स स्टार्ट कर दें कि एड्स हमारी चल रही है, तो ऐसा ना हो कि हमारा वहाँ पे बंदा नहीं हो, ऑर्डर जा रहा हो वहाँ पे बंदा नहीं हो, हम वो नहीं चाहते। तो हम ऐसे अभी बेस बना रहे हैं हमारा पैन इंडिया में। और जैसे ही प्रॉपर हम लगता है कि यार आज 30 से 40 सिटीज़ में हम आ चुके हैं, प्रॉपर वे में जैसा हम करते हैं एड्स वैसा हम करेंगे। और जैसे कॉर्पोरेट्स जो बड़ा अपना जो बजट ले जाके जाता है एड्स चलाते हैं, उसको हम टैप करेंगे मार्केट को। आपके लिए टॉप प्रायोरिटी में कौन से सिटीज़ है जहाँ पे आप सबसे पहले पहुँचना चाहते हैं? अभी जैसा अभी इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आए हमको दिल्ली NCR, उसके बाद आया मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद। ये 4 सिटीज़ में तो हमने हमारा बेस बना लिया है। और उसके बाद आया कोलकाता, अभी हम कोलकाता में नेक्स्ट मंथ में इस्टेब्लिश कर लेंगे कोलकाता। उसके बाद एक और है चेन्नई। ये 4 से 5 सिटी, और एक पुणे में भी हमने अभी पिछले 10 से 15 दिन में स्टार्ट कर दिया। तो ये 5 से 6 सिटीज़ है जहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। कैसे वहाँ पे सर्विसेज कैसे शुरू करते हैं, या कोई आपका सर्विस अगर अवेल करना चाहते हैं हाँ, तो कैसे आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारे टेक्नीशियन हमने यहाँ पे हायर कर लिए सारी सिटीज़ में। सो दे आर ऑन रोल? हाँ, दे आर ऑन रोल, उनको सैलरी पे करते हैं? सैलरी नहीं, अभी वो कमीशन बेसिस पे हमने उनका हायर किया है। अभी हम उनको 450 कमीशन देते हैं, 1000 रुपये में 450 उनका कमीशन होता है। वो पूरी प्रॉपर गाड़ी चेक करते हैं और 550 उसमें हमारा कमीशन होता है, जिसमें हम इसको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स ला के देते हैं, बैक एंड सपोर्ट पूरा कंप्लीट हमारी तरफ से रहता है। मीन्स अगर मुझे आपकी कंपनी की सर्विस अवेल करना है या आपकी फ्रेंचाइजी टाइप की, मैं नाम दे देता हूँ, पता नहीं मुझे आपका नाम क्या है, एसोसिएट पार्टनर्स बोलते हैं। एसोसिएट पार्टनर अगर मुझे बनना है तो मैंने आपको अप्रोच किया, आपने मुझसे कुछ चार्ज करेंगे आप?
हाँ, इससे हम अभी 11,000 रुपये ले रहे हैं। 11,000 भी इसलिए क्योंकि हम आपको किट प्रोवाइड करते हैं। उस किट में क्या होता है? किट में जैसे मैंने बताया बैटरी का टेस्टर होता है, अच्छा, पेंट जितने क्वालिटी के का, टूल किटिंग जो है भी कि हमारी जिससे टूल आप किट होती है करते वो, हमारे कैप ब्रांडिंग मटेरियल जो होता है वो सारी चीज़ें। नाउ वन थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क कि मान लीजिए पुणे में किसी ने आपका एसोसिएट पार्टनरशिप का हाँ। प्रोग्राम ज्वाइन किया, ओके। आप क्वालिटी कंट्रोल को कैसे मेजर करते हैं हाँ। कि वो वही क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन कर रहा है जो आप कस्टमर को दावा कर रहे हैं या वादा कर रहे हैं? अभी जैसे हमने डे 1 से स्टार्ट किया तो हम धीरे धीरे सीखते गए इसमें। तो अभी हमने SOPs बना लिए कि यार ये जो बंदा जाएगा तो सबसे पहले क्या चेक करना है, किस चीज़ का फोटो लेना है और कैसे गाड़ी को इंस्पेक्ट करना है। तो ये तो हमने उसको बता रखा है, फॉर्म भी हमने उसी हिसाब से बना रखा है कि आज जाएगा तो सबसे पहले वो बोनट देखेगा, फिर इंजन देखेगा, बम्पर देखेगा, फिर साइड में आके क्वार्टर पैनल देखेगा, टायर देखेगा। वो किसको रिपोर्ट प्रोवाइड हाँ, करता है? वो फिल आउट करते जाते हैं ताकि कुछ चीज़ मिस ना हो। उसके सामने एक रिपोर्ट रहती है मोबाइल में और वो चेक करता है पूरी गाड़ी। और हमने एक SOP बना लिया तो उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता जाता है कि क्या क्या है, जो फॉर्म में लिखा पूरा चेक होता है। इससे क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहता है कि यार फॉर्म में जितने भी पॉइंट्स है उसने चेक किए, फिल किए और सबमिट किए। तो ये एक हमने क्वालिटी कंट्रोल इसमें ऐसा बना रखा है कि और वो रिपोर्ट आपके पास आते हैं? हाँ, वो जैसे सबमिट करता है हमारे सॉफ्टवेयर पे आता है वो, उसके बाद आप कस्टमर को देते हैं? फिर हम चेक करते हैं सही किया है, उससे कंफर्म करते हैं कि यार कुछ लगता है डाउट। तो यूज कार में हम जनरली कंफर्म करते हैं कि सारे डिटेल सही है, आपको कुछ ऐड करना है तो वो बोलता है हाँ सर ये भी ऐड कर दीजिए, तो वो ऐड करते हैं और फिर हम कस्टमर को फॉरवर्ड कर देते हैं। और अगर मान लीजिए पुणे में बैठा हुआ कोई हाँ। बंदा किसी डीलर के साथ मिल गया, आपको पता कैसे चलेगा? ये जैसे अभी हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं आज, और हमारे पास सारी गाड़ियों के फोटोज आते हैं, है ना। आज वो यूज्ड कार है तो उसमें लिखा है कि रीपेंटेड नहीं, और वो जो मशीन है उसका फोटो डाला है उसमें रीडिंग अलग आ रही है, और उसमें रीडिंग आ रही है कि सो दे नीड टू गिव दैट प्रूफ एज वेल कि फोटो का पूरा प्रूफ देना सारा है चीज उसको। इसमें होता है। SOP बनी हुई है तो अगर वो बैटरी का जो कंडीशन है उसमें क्या बता रहा है वो भी, उसका भी फोटो अपलोड करना पड़ता है। अच्छा। सेंसर्स ने क्या बताया उसका भी फोटो अपलोड करना पड़ता है। ओके। बट अब तो रिपोर्ट तो जनरेट हो गई, अब वो रिपोर्ट फेक तो नहीं बना सकता। अगर वो फोटो अपलोड नहीं करता है तो हम पूछते हैं कि भाई फोटो क्यों नहीं आया इसके अंदर, वो बोलेगा कि मशीन खराब हो गई या कुछ हो गई। तो हम बोलेंगे पूरी गाड़ी में तो अपन कुछ मतलब आपने कैसे चेक किया। तो यहाँ पे हमारा वो जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना उसमें हम पकड़ लेते हैं। अभी तक तो कोई नहीं, हम जो ऐसे बंदे कर रहे हैं सारे जेन्युइन ही और वही कर रहे हैं। आज वो हम डीलर से। और कौन लोग होते हैं आपका ये एसोसिएट पार्टनर? ये हमारे इंस्पेक्शन जो ऑलरेडी कर रहे होते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, या कोई मैकेनिक होगा प्रॉपर, जो उसको हम ट्रेनिंग, जो हमने ट्रेनिंग वीडियोस बना रखे हैं तो वो हमको उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कैसे इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेन होते हैं उनको ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ होगी वो हमको ट्रेन करना पड़ता है उनको। वो प्रॉपर वो सीख जाते हैं, उसके बाद हम उनको जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्रोवाइड करने लग जाते हैं। मेजर जो आपकी इंक्वायरीज आते हैं, हाँ, उसमें हैचबैक ज़्यादा होते हैं कि सेडान और जो लग्जरी व्हीकल्स हैं, अभी जैसे- परसेंटेज क्या हाँ, है इसका? ट्रेंड वो XUVs का ही है, जो नेक्सॉन हो गई, जो स्मॉलर है SUVs आ रही है ना, उसका ज़्यादा वो है। जो ज़्यादा कार का जो डिमांड बढ़ता है, जैसे अब देखोगे तो न्यू कार में 3XO ज़्यादा बिक्री है, महिंद्रा 3XO। उसी के हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, दिन के 3 तो इंस्पेक्शन होते ही होते हैं 3XO के, क्योंकि वो हॉट सेलिंग गाड़ी है। तो सेम उसी में ऐसा चलता है हमारा, जो ज़्यादा बिक्री है तो उसकी डिमांड हमारे इसमें भी वो इंस्पेक्शन का वही बढ़ जाता है। ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि कस्टमर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप नई व्हीकल खरीदें या पुरानी व्हीकल खरीदें, बट नई व्हीकल में ये परसेंटेज बहुत कम है जिनको ये लगता है कि मुझे किसी से चेक करवाना चाहिए। हाँ, ये आपने ये सही बोला, अवेयरनेस नहीं है इसमें, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। आज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का होता है, कोई डीलर से गाड़ी लग गई, उसने रिपेयर कर दी, यार्ड पे खड़ी होती बहुत बहुत टाइम तक गाड़ी, स्विल मार्क्स होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं युंडई का, हम युंडई पे वेन्यू में करने गए थे, बारिश का समय था, वो गाड़ी दूर से लग रही थी वाह क्या गाड़ी, एकदम चमक रही थी, बारिश की बूंदें थी उसके ऊपर, सुंदर लग रही थी गाड़ी। बट हम जब इंस्पेक्शन करने गए तो यार ये वो साफ़ करने को रेडी नहीं थे उसको, अभी नहीं करेंगे, बारिश आ रही बाद में करेंगे। तो कस्टमर बोला आप अंदर लगा दो गाड़ी, अंदर लगी, साफ़ हुई और वो लाइट में सब उनके वो कच्चे चट्टे गुल गए, इतने सारे स्विल मार्क्स थे। क्योंकि क्या होता है, ये गाड़ी यार्ड पे खड़ी होती है ना, यार्ड पे खुले में खड़ी होती है, धूल मिट्टी सब लगते हैं। अब एक जो इनका बंदा होता है उसने जाके से ही कपड़ा मार दिया तो स्विल मार्क्स आना ही है। अब वो कस्टमर उनकी पॉलिश वॉलिश करने के पहले ही वहाँ पहुँच गए थे, गाड़ी जब बाहर खड़ी थी, और हम गए, हमने भी पकड़ लिया कि यार स्विल मार्क्स है। और अब जब डिलीवरी के टाइम होता है ना तो ये क्या करते हैं, वो पॉलिश वॉलिश लगा के खड़ी करते थे, घर पे अगले दिन गाड़ी जाती है, जब सूखता वो पॉलिश निकलता, जब कस्टमर को पता चलता है यार इतनी सारे स्विल मार्क्स है गाड़ी में, तो दिमाग खराब होता। वो अगले दिन अगर शोरूम पे जाता ना, बोलता यार सर ये तो आपने किया है, हमने थोड़ी किया है, हमने तो गाड़ी चमकती हुई दी थी यहाँ से। तो वो चीज़ इसके अंदर
हम पकड़ लेते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर। तो इसमें कोई दुश्मनी क्रिएट नहीं होता है हाँ, इनके साथ आप करते हैं? अभी मैं नाम नहीं लूँगा, पर जो टाटा के 2-3 शोरूम है ना, वो हम पे इतना गुस्सा खाते हैं कि हमको देखते से ही मुंह सड़ा। पहले जब नए नए हम जाते थे तो हेलो सर कैसे हो आप, आइए बैठिए। अब जाते हैं तो आ गया, हेलो इधर उधर क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी वो गाड़ी बेचने के लिए, और हम जाके बोलते हैं यार। तो और जो टाटा वगैरह की गाड़ी, तो उसमें पैनल गैप्स की कितनी दिक्कत आती है, पेंट के इश्यूज़ बहुत आते हैं, और हम कस्टमर को बता देते हैं कि यार सर ऐसा ऐसा है, तो वो बेसबाजी करने लगते हैं, सर 5,000 कम करो, 10,000 कम करो। तो वो सारे जो डीलर होते हैं हमसे तो वो चिढ़ते ही हैं कि यार ये आएंगे और कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकालेंगे। और अभी मुंबई दिल्ली में क्या हो रहा है पता है, बोलते पीडीआई अलाउड नहीं है, थर्ड पार्टी पीडीआई करने नहीं देंगे। क्योंकि एज ए कस्टमर आप जब जाओगे, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, आप जब जाओगे तो आप इतने बारीकी में नहीं देखते हो जितना हम देखते हैं। ऑब्वियसली हम आप देखोगे हेडलाइट, हम हेडलाइट की कांच भी देखते हैं, अंदर का रिफ्लेक्टर भी देखते हैं, बल्ब भी देखते हैं, उसकी फिटिंग्स भी देखते हैं तो वो हम डीप में देखते हैं। अब इतने चेक करने टाइम अगर दिख गया कि यहाँ पे हल्का सा माइनस क्रच, एक डॉट का भी होता है ना, तो हम बता देते कि सर यहाँ पे डॉट है, हल्का सा वो टैप किया हुआ, तो वो चिढ़ते हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं। देखो ना, अगर अपन गाड़ी ले जाओ, जब पहले दिन से लेकर जब तक बिकती नहीं हो, कितने लगे रहते हैं सबके सब, और हम जाके आखिरी दिन पे 1-2 दिन पहले जाके बोलते हैं गाड़ी काम की नहीं है तो गुस्सा तो होते हैं सारे हमसे, मतलब ऐसे ही है। ये जो मेजर सिटीज़ की जो आप बात कर रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होते हैं, इसके साथ साथ आज के तारीख में छोटे शहरों में भी बहुत ज़्यादा सेकेंड हैंड गाड़ी की बहुत अच्छा मार्केट है। हाँ। और ये मेजर गाड़ियाँ बड़े शहरों में से जाते हैं। अगर मैं आपके शहर की अगर मैं बात करूँ, इंदौर शहर की अगर मैं बात करूँ, तो इंदौर के जो आउटकट्स होंगे वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि MP09 की गाड़ी ही परचेज करके रखें, सो दैट रीसेल वैल्यू भी कुछ मिल जाए और यहीं से लेके जाएंगे। अदरवाइज अगर कोई वहाँ पे भी रहते हैं वो प्रेफर करते हैं यहाँ के किसी का एड्रेस लगा के MP09 कर दें, गाड़ी ले ले। हाँ, ये यही होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो RTO की वैल्यू ज़्यादा होती है, रेदर देन अगर MP13 की गाड़ी होगी या देवास की गाड़ी होगी, तो वो इंदौर की गाड़ी लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मेरा सवाल इसके ऊपर ये है कि इस शहर को जैसे हम देखें तो यहाँ पे अवेयरनेस फिर भी है, हाँ, या आप लोगों को समझा सकते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर आप देवास में चले जाए, खंडवा में चले जाए, बुरहानपुर में चले जाए, यहाँ पे वो अवेयरनेस ज़्यादा है नहीं और वहाँ पे फेस वैल्यू ज़्यादा काम करते हैं। करेक्ट। तो क्या ये सारे शहर भी आप लोगों के टारगेट में है? हाँ। या आप लोगों के मार्केट है ये शहर? हाँ, देखो हमारा जो टारगेट हम देखा है ना, तो जो भी आदमी गाड़ी खरीद रहा है वो हमारा कस्टमर है। करेक्ट। चाहे वो गांव में खरीद रहा हो या फिर शहर में खरीद रहा हो, हमको बस अवेयरनेस क्रिएट करनी, उन लोगों तक पहुंचना है। और हमने हमारा टारगेट बनाना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू, आजकल हर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी है, इन तीनों चीज़ों को हम लेके उनको टारगेट करना चाहते हैं कि यार आज बुरहानपुर में भी खरीद रहा है या देवास में भी खरीद रहा है, उसको पता होना चाहिए कि यार चेक कर दो करके कोई है, वो आके हमसे पूछते हैं। छोटे छोटे जो सिटीज़ है ना, वहाँ से भी इंक्वायरीज आती है कि आप आ जाओगे क्या यहाँ पे चेक करने, हम आपको 1,000 रुपये और दे देंगे, यहाँ पे आके चेक कर लो। बट वो फिजिबल नहीं हो पाता ना, अगर देखा जाए तो। अगर मैं उज्जैन भी जाऊँ यहाँ से तो 2 घंटे मेरे को लग जाएंगे आने जाने के, ट्रैवलिंग के 2 घंटे हो गए, एक इंस्पेक्शन तो 3-4 घंटे चले जाएंगे, उसमें तो हम यहाँ पे 4-5 गाड़ी कर लें यहाँ पे इंस्पेक्ट, तो वो फिजिबल नहीं हो पाता। बाकी ऑर्डर्स वहाँ से भी आ रहे हैं। वही मैंने बोला क्यों हमारा टारगेट है कि हर एक छोटे छोटे शहर में भी चेक कर दो का एक अपना टेक्नीशियन हो जो जाके उस टाइम पे गाड़ी चेक कर पाए, तो बहुत ही अच्छा मार्केट उसमें कैप्चर कर पाएंगे। फिर अवेयरनेस चाहिए इसमें बस। अभी आपके पास कितने लोगों का टीम है जो ये काम कर रहे हैं? अभी देखा जाए तो हमारे 30 लोगों की टीम हमने बना ली है अभी। ओके। 30 जो हमारा जो टेक्नीशियन है उसको बना के जो भी कमीशन, 30 लोगों की टीम है। जैसे दिल्ली में हमारे 3 मेंबर है, मुंबई में 2 है, इंदौर में 2 है, और एक सिटी पुणे में भी हम 2-3 और ऐड करने वाले हैं। तो ये, और अब जो अभी मैं मेरी वाइफ कस्टमर हैंडलिंग और एड्स ये अपना करना, कंटेंट क्रिएशन करना, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लोगों से मिलना, बात करना, फंडिंग्स के लिए बातें करना, यहाँ वहाँ सारी चीज़ें हम करते हैं। एक और हमारे 2 इंटर्न्स रखे हुए हैं, तो और हम ऐसे लोगों को ही जोड़ रहे हैं जो कीन इंटरेस्ट हो इसी फील्ड में। मैंने किसी को ऐसे को नहीं लिया जिसको मैंने जाके अप्रोच किया है। जिसने मेरे को अप्रोच किया है ना, क्या सर मेरे को आपके साथ करना है, मैंने उनको ही किया। क्योंकि देखो आज अपन किसी को जाके टैप करेंगे भाई मेरे साथ काम कर, तो वो उसी पैसे के हिसाब से काम करेगा, रेदर देन एक कोई आके बोलेगा यार मेरे को सर आपके साथ काम करना, आपका अच्छा मेरे को लग रहा है। तो आज मेरे पास जितने भी सब जुड़े ना, सब आगे रह के मेरे से आए थे, मैंने उनसे बात करी, डिस्कस किया, और लगा कि यार इनमें इंटरेस्ट है, वो स्पार्क है जैसा मेरे को फील होता है, तो उन्हीं के साथ हम काम करें, वही हमारी टीम है। किसी को हमने आगे रह के नहीं बोला कि तू आके काम कर हमारे साथ, किसी को नहीं लिया ऐसा। और आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही बंदे जुड़े जो इंटरेस्टेड हो, तो ही अपन, मेरे को ऐसा लगता है कि अपन एज अ टीम, एज अ स्टार्टअप ग्रो कर पाएंगे।
आज की तारीख में स्टार्टअप में एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ है फंडिंग की, करेक्ट, और स्टार्टअप अपने आप को सक्सेसफुल तभी समझता है जब वो फंडिंग ले लेता है। हाँ। वो एक अचीवमेंट के तौर पे यूज़ Correct. किया जाता है कि मुझे फंडिंग मिला Funding मिल है गई या है। हमें फंडिंग मिल गया है। सो ये एक अचीवमेंट होता है। इस फंडिंग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? यार देखो, गाड़ी में अगर पेट्रोल डालोगे जब भी गाड़ी चलेगी। ट्रू। आज अपन ने गाड़ी बना ली, उसको चला ही नहीं पा रहे हैं तो मतलब ही नहीं वो गाड़ी बनेगा, वो शोपीस बन जाएगा। आज मैंने भी स्टार्टअप्स वो किया है, ये मेरा स्टार्टअप इसको 3-4 महीने हुए हैं। आज उसमें अगर फ्यूल कोई डालेगा जब भी मैं तेज़ी स्पीड से भाग पाऊंगा। इकोसिस्टम में जैसे आपने बोला, आज ये जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, आपने बोला ना कि फंडिंग को एक स्टेज मान लिया जाता है कि यार ये, और रेदर देन बूट स्ट्रैप, बहुत सारे स्टार्टअप्स है बूट स्ट्रैप जिनको करते हैं, उनका जो चल जाता है। अब जैसे हम भी बूट स्ट्रैप ही बोलेंगे, हमने तो हमारा खुद का ही लगाया, जो भी 2-3 लाख 4 लाख रुपए हमने लगा, हमारी जो सेविंग्स थी वही लगाई हमने। बट मैं क्यों फंडिंग्स देख रहा हूँ अभी? क्योंकि आज जो मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ 1 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे, फंडिंग आने के बाद वो 20 की स्पीड पे, 30 की स्पीड पे चलने लगेगी ऑटोमेटिक। अब जब फंडिंग आपको किस चीज़ के लिए चाहिए? हमको टेक्नोलॉजी इन्हेंस करना है। जो अभी हम बेसिक जो चीज़ें कर रहे हैं ना, आप हमारी वेबसाइट जैसे मैंने बताया कि मैंने ही बनाई है खुद से, उसको इम्प्रूव करना है, सारी चीज़ें ऑटोमेट करनी है, सब प्लान है ये कि कैसे करना है। बट सबके लिए फंडिंग लगेगी। आज मैं सिंपल सी एप्लीकेशन भी बनाने ले जाऊँ तो उसको 3 से 4 लाख रुपए को लगेंगे। बट ये कब पॉसिबल है? जब हमारे जेब में पैसा होगा। नो डाउट अपन बूटस्ट्रैप भी, ये इसी को भी मैं बहुत अच्छे से चला सकता हूँ बिना किसी से फंडिंग लिए। बट ये कैसा चलेगा? आज जो 1 साल बाद जो ग्रोथ होएगी मेरी, वो यहाँ पे 3 से 4 महीने में हो जाएगी ग्रोथ। इसीलिए फंडिंग मेरे को ऐसा लगता है कि, और फंडिंग क्या एक ऑब्लिगेशन नहीं है? फंडिंग कोई अगर आपको कर रहे हैं, हाँ, उनका भी तो कुछ पर्पस होगा। करेक्ट। क्योंकि देखो, आज कोई भी आपसे जुड़ेगा, कोई ना कोई बेनिफिट होता है उसका। आज तो उसको आप फंडिंग कैसे फुलफिल करते हैं, या आपका क्या प्लान है कि आपने फंडिंग तो एक तो है कि फंडिंग लेना एक अचीवमेंट हो गया, करेक्ट, कि फंडिंग मिल गया, अब आ गया, अब क्या? अब देखो, जो कोई भी अपन को फंडिंग देता है ना, जैसे अभी कोई भी वीसी या एंजल इन्वेस्टर होता है, वो अपन को फंडिंग क्यों दे रहा है? एक तो अपने आइडिया में दम होता है, एक तो जो इन्वेस्टर या को फाउंडर होता है, सॉरी इन्वेस्टर नहीं, को फाउंडर जो टीम होती है उसमें दम होता है, और एक और चीज़ होता है कि आपका जो आइडिया है वो कितना रैपिडली ग्रो कर सकता है और कैसे ये मार्केट को कैप्चर कर सकता है, उसमें दम होता है। Yes, true. और जो पैसा मैं दे रहा हूँ उसका क्या करेगा, उसके बेसिस पे उसको पैसा मिलता है। आप किसी भी के पास जाओगे, बोले यार मेरे को आज अपने घर में ही अगर पापा या मम्मी से पैसे मांग लो, यार मम्मी मेरे को 1000 चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, पूछते हैं ना कि क्या करेगा 10,000 का, ऐसे उठा के तो कोई भी नहीं देता। तो वीसीज और एंजल इन्वेस्टर जो भी फंडिंग करता है वो पूछता है कि भाई तुम क्या करने वाले हो और कैसे इसको रिटर्न जनरेट करोगे तुम। इसके ऊपर का जो सवाल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। पैसा मिलना या पैसा देना तो एक पायदान है, करेक्ट। अब उस पैसे को लौटाएंगे कैसे, और वो इंसान की मेंटालिटी क्या है कि उस पैसे का कितना रिटर्न वो चाहते हैं, और वो रिटर्न आप कैसे फुलफिल कर रहे हैं। क्या ये विजन वाले आपको दिखते हैं ऐसे? हाँ, क्योंकि देखो सर, कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, वो बर्न करने के लिए नहीं करता। मैंने जितना भी नोटिस किया है ना, कि वो आपसे बात भी करेंगे ना 1 घंटा या 2 घंटा, तो वो चाहते हैं कि वो 1 से 2 घंटे का वो मेंटरशिप का भी इक्विटी ले अपने स्टार्टअप में, जो वेंचर्स वगैरह होते हैं। ऑफ कोर्स 1 से 2% भी लेते हैं, पर जो वो पैसा लगाते हैं ना, तो वो उनको रिटर्न चाहिए होते हैं। पहले का जो टाइम था उसमें क्या होता था, पैसा लगा दिया, लगाते जा रहे, वो बर्न करते जा रहे हैं, बड़ी कंपनी बनाएंगे जब पैसा कमाएंगे। अभी जो जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना, किसी स्टार्टअप में 10 लाख लगा दिए, 20 लाख लगा दिए, उनको पता है कि यार ये आज मेरे 10-20 लाख है, ये हो सकता है कि आने वाले 1 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। तो वो अपने साथ लग के भी काम करते हैं। आज उन्होंने, किसी ने मेरे को 50 लाख रुपए दे दिए, तो वो ऐसा नहीं होगा कि बैठ जाएगा, वो अलग इन्वेस्टर ढूंढेगा, अपन को पुश करेगा कि यार जो आज तुम दिन के 10 इंस्पेक्शन कर रहे हो तो ये 50 पे ले जाओ। अपनी गाड़ी को धक्का मारेगा कि भाई चल, पेट्रोल डल गया है तो अब चला उसको फटाफट से। अब जब गाड़ी तेज चलने लग गई है तो वो दूसरे लोगों को ढूंढते हैं कि आज मेरे जो वैल्यू, मैंने 50 लाख, उसको मैं 1 करोड़ 2 करोड़ पे कैसे उसको एग्जिट लेके बाहर निकल सकता हूँ, या फिर मैं फंडिंग लेके आ सकता हूँ। आज अगर ये पहले दिन पे जो 10 इंस्पेक्शन कर रहा था, मेरी फंडिंग जैसे ये 50 कर रहा है, अब किसी और बड़े को लेके आऊँगा तो ये 100 करने लगेगा, और मेरा जो 50 लाख था उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑन पेपर तो ऑब्वियसली बात है, अपन जब ग्रो कर रहे हैं तो उनका पैसा भी ग्रो हुआ है, तो और उनको जो चांस होता है कि वो एग्जिट कर जाए, या फिर हम बाय बैक कर ले एज ए कंपनी, कि आज उन्होंने 50 लाख की जो 10% इक्विटी थी, उसका जो भी वैल्यू होता है हम उनको देके वो कर लें। तो ऐसे अभी आपकी ये जो कंपनी है वो किस एंटिटी में है? एंटिटी इन द सेंस, ये पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कर लिया हमने उसको, क्योंकि मेरा ऐसा था डे 1 से कि अब हम दुकान खोल के नहीं बैठेंगे, हमको एज अ स्टार्टअप जैसा ग्रो होता है, जितने भी स्टार्टअप ग्रो हो रहे हैं वैसे ही डेवलप करना। उसके लिए जो भी लगा हमको कि प्राइवेट लिमिटेड करना है कंपनी, DPIIT जो रजिस्ट्रेशन होता है स्टार्टअप्स का, जो भी सारी चीज़ें होती है गवर्नमेंट्स की होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी है इसकी, तो अब एज अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड है अब।
स्टार्टअप्स के बहुत सारे फोरम्स होते हैं आज की तारीख में, जहाँ पे जाके आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं। अगर फंडिंग आपका एक मुद्दा है, करेक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं या कहीं जाके आप अपना जब आइडिया पिच करते हैं, हाँ, तो आपको वो वाली जो कंपटीशन है वो कैसे नज़र आता है? कंपटीशन इन द सेंस कैसा? कंपटीशन इन द सेंस देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टार्टअप्स। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये देखो अभी जो भी कुछ करना चाहता है वो अपने आप को स्टार्टअप बोल देता है, स्टार्टअप बोल देता है। है ना? उसको बिजनेस नहीं बोला जाता है या कुछ और नाम नहीं दिया जाता है, उसको स्टार्टअप बोला जाता है। आइडिया कितना यूनिक है वो तो पता नहीं है, और कितना इंस्पायर्ड है दूसरों से ये भी पता नहीं है। तो ये जो कंपटीशन है इतने लाख करोड़ों स्टार्टअपों में, तो इस कंपटीशन को आप किस नज़रे से देखते हैं? किस टाइप के स्टार्टअप आपको नज़र आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ वाकई में आइडिया में दम है, हाँ, और यहाँ पे जाना चाहिए, करना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए या इसको कुछ होना चाहिए? करेक्ट। अभी तो हमने देखो, मैं बहुत सारे मीटिंग्स में जाता हूँ, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उसमें भी जाता हूँ, तो कुछ कुछ तो इतने यूनिक आइडिया तो ऐसा लगता है कि यार भाई ये तो दिमाग तो उसने क्या चलाया है ऐसा, और कुछ कुछ ऐसे आते हैं कि यार ये तो बुद्धू बना रहा है, पागल बना रहा है, इसको फंडिंग कैसे मिल गई, सोचने में आता है। आजकल अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना वो एआई का चल रहा है। नो डाउट बहुत सारे अच्छे अच्छे एआई आ रहे, बट अभी क्या हो रहा है, हर किसी चीज़ में भी अगर एआई लग रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अभी बीच में हमने भी ये सोचा था, हम बोलेंगे एआई पावर्ड हम इंस्पेक्शन करते हैं बट अगर कोई टेक्निकल बंदा आ गया, भाई कैसे करता है एआई। अभी एक और कोई सा स्टार्टअप था, वो एआई बोल के बोले कि श्री कृष्ण भगवान की आप क्वेश्चन पूछो, श्री कृष्ण भगवान वहाँ से आवाज़, उसने क्या किया था, चैट जीपीटी को ट्रेन कर दिया। तो अपन चैट जीपीटी कैसे क्वेश्चन डालते हैं वो बताता, उसको वॉइस को ट्रेन कर दिया और इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया। तो मतलब ऐसा लगता है कि यार इसको फंडिंग मिल गई, ये क्या फालतू का था। और जहाँ अभी क्या होता है, एक वो बंदा ढूंढना पड़ता है अपन को जो अपनी मेंटेलिटी और माइंडसेट का होता है। जो इन्वेस्टर होते हैं ना, आज आपके दिमाग में चल रहा है कि यार मैं एआई स्टार्टअप को ही करूँगा, है ना। तो कोई आया आपके पास बोलता है मेरा एआई स्टार्टअप है, आपका दिमाग तो वहीं ठीक हो जाता है कि यार एआई वाला बंदा है, इससे समझते हैं। और जहाँ लगा थोड़ा सा यार, या तुम आपके आइडिया से मैच किया, आप फटाफट पैसा डालते हो और गाड़ी चल पड़ती है। और अगर मैं आपके पास आऊँगा कि यार मेरा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, क्या ऑटोमोबाइल यार, क्या दम नहीं है, ऐसा करके आप निकल जाओगे। तो इसमें अपन को राइट इन्वेस्टर भी ढूंढना पड़ता है, सेम मेंटालिटी हो जिसकी कि यार अपन जो सोच रहे हैं वो भी वो सोचना चाहिए, या फिर जो अपना आइडिया उसको समझ में आना चाहिए यार भाई इस आइडिया में दम है। भले ही मार्केट ज़रा छोटे जितना बड़ा नहीं है, बट ये दम है, तो आज मैं इसके ऊपर 10-15 लाख रुपए लगा सकता हूँ, तो ये मेरा रिटर्न 50 लाख 1 करोड़ तो करके दे ही देगा। तो ऐसा कंपटीशन है उसके अंदर। अगर मैं एआई में होता ना, अगर मैं हमारी टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं उस पर भी काम कि कैसे हम एआई को इंटीग्रेट करें हमारे उसके अंदर, और अच्छा बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमको मिल गया है, तो हम करेंगे उसमें भी काम अगर एआई का बूम है तो हम एआई भी यूज़ करेंगे उसमें ऐसा। अभी ये स्टार्टअप के टाइम पे कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निकलिटी होता है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, और एमएसएमई स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं। क्या इसके बारे में कुछ आइडिया रखते हैं या कोई आपको गाइड करते हैं कि हाउ टू जनरेट दीज काइंड ऑफ स्कीम्स और हाउ टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दीज स्कीम्स? करेक्ट। अभी एज एन मैं जो पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो इनिशियल 1 महीने में मेरे को पता नहीं था कि इनकी स्कीम्स वगैरह होती है, बट जैसे जैसे अपन लोगों से मिलने लगता है, अपनी नेटवर्किंग बढ़ती, तो वो बताता है कि स्टार्टअप इंडिया फंड है, सीड फंडिंग है, गवर्नमेंट का ये चल रहा है, या एमएसएमई का ये चल रहा है, या एसबीआई बैंक ये कुछ दे रही है, या फिर अपनी मुद्रा योजना है। अलग अलग चीज़ें अपन को पता चलने लगती है, बट अब क्या होता है सबका क्राइटेरिया ही अलग अलग होता है। आज इतने सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए, बट पहले क्या होता था गवर्नमेंट पे सबमिट करना होता था, बैंक से करके सारी चीज़ प्रोसेस होती थी। अब क्या होता है वो प्राइवेट एंटिटीज़ हो गई है, किसी ने प्राइवेट एंटिटी ले ली है, अब उसका इंक्यूबेशन सेंटर वो गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लेते हैं, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। अब आपकी कंपनी है, वो आपकी फिलॉसफी है कि यार मेरे को एग्रीकल्चर वाले स्टार्टअप में करना है, या ड्रोन वाले स्टार्टअप में करना है, या सॉफ्टवेयर वाले में करना है, तो आप उसी तरह के लोगों को ढूंढते हो। अगर वो मिल गया तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, 1-2 लाख दिए, 3 लाख दिए, 4 लाख दिए। मैं हम एज अ स्टार्टअप जो हम जाते हैं तो हमको भी मार्केट में जाके अपनी नीश के अंडर अपन को सब ढूंढना पड़ेगा, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम अपन को बेनिफिट कर रही है। जैसे अब अगर मेरा ईवी का होता तो मैं बहुत सारी पॉलिसीज देख लेता, बट अभी हमारा इंस्पेक्शन से जिसका कोई वो लेना देना नहीं, हमारा बस एज अ जाके वो चेक करना है। हम ईवी को भी चेक करते हैं, पेट्रोल गाड़ी को भी चेक करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन गाड़ी बनाता तो मेरे को बहुत सारी ग्रांट्स और वो मिल जाते हैं। ईवीज का कुछ करता या हाइब्रिड गाड़ी बनाता तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट से मिल जाती। तो अपनी नीश में अपन को देखना पड़ता है कि कहाँ से अपन को बेनिफिट मिल रहा है। बहुत सारी स्कीम अलग अलग बनी है, अगर आपका मरीन से कुछ रिलेटेड हो तो उसका भी स्कीम बनी है, ड्रोन्स का अलग चल रहा है, एग्रीकल्चर का अलग चल रहा है, तो ढूंढना पड़ता है अपन को मार्केट में घुस के। बीइंग एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, हाँ, आप
कार की या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है करेक्ट। इसकी फ्यूचर को कैसे देखते हैं? बिकॉज नाउ देयर इज़ ऑल्टरनेटिव फ्यूल की ज़माना है, लोग पेट्रोल डीजल से आगे बढ़ के ईवी करना EVs चाहते पे जा हैं, रहे हैं। कुछ हाइड्रोजन के भी ऊपर काम चल रहा है। आपका नज़रिया क्या है? आप कैसे देखते हैं इसको? पेट्रोल डीजल एग्जिस्ट करेगा कि ईवी में कन्वर्ट होना है कि हाइड्रोजन फ्यूल विल बी द मेजर वन? मेरे को लगता है कि हाइब्रिड व्हीकल्स का ज़माना ज़्यादा रहेगा, पेट्रोल और ईवीज मिला के हाइब्रिड व्हीकल्स, क्योंकि उनकी रेंज भी ज़्यादा है, जो पॉल्यूशन करती है वो भी कम हो जाएगा। ईवीज में अपन कर सकते हैं, बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपन को बनाना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत कमज़ोर है इंडिया में देखा जाए तो। बाहर अगर देखा जाए तो टेस्ला का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको चार्जर मिल जाते हैं। अपनी जो गाड़ियाँ बन रही है वो उनकी रेंज भी कम होती है। अपन सिटी ड्राइव के लिए बहुत बेस्ट है ईवीज, बट अगर आपको वही गाड़ी लेके कहीं पे जाना है तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी स्कीम लॉन्च की है जहाँ पे वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। वो मैंने क्या बोला, जैसे कि डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जब जाके बहुत अच्छा ईवीज का भी हो जाएगा। बट अब एक और चीज़ इसमें ड्रॉबैक ये आता है कि उसको चार्ज करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। जहाँ अपन पेट्रोल गाड़ी को 5 मिनट में भर के अपन निकल जाओ, उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट चाहिए कि यार गाड़ी लगते से, अब आजकल आ रहा है बैटरी स्वैप का। 2 व्हीलर की तो अपन कर लेते, पर बड़ी गाड़ी की कैसे करेंगे? इतना बड़ा बैटरी का जो पैक होता है वो कैसे अपन चेंज करेंगे? इसके लिए एक अभी हाइब्रिड आ रहा है। आपने एक हाइड्रोजन बोला, वो हाइड्रोजन तो मेरे को लगता है अभी 10-15 साल उसको और लगेंगे डेवलप होने में, क्योंकि कुछ कुछ ही चल रहे हैं। हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है जो अपन अभी देख रहे हैं वो फॉरेन में कब से चल रही है। जापान हो गया, अपना चाइना हो गया, वहाँ पे ये अपने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कब से चल रही है, जो अभी अपनी गाड़ी में आ रही है ना, मारुति सुजुकी की गाड़ी में आ रही है, जिसमें रेंज भी अच्छा है, 28 का 30 किलोमीटर्स का 28 किलोमीटर्स का रेंज है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में डीजल गाड़ी हो सकती है कि गवर्नमेंट अपनी बंद कर दे, बाकी पेट्रोल तो चलेगा, पेट्रोल और ये ईवी चले। जब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप आज तक कभी आया है आपके एक्सपीरियंस में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेकेंड हैंड आप इंस्पेक्शन के लिए गए हैं? नहीं, अभी मतलब इंस्पेक्शन के लिए गए जरूर थे, बट उसमें वो बैटरी का ही इशू था कि वो बैटरी का अपन कैसे चेक करेंगे, बैटरी की क्वालिटी कितनी, बस वही चेक करते। बाकी तो हमारा जो प्रोसेस होता है सारी गाड़ी में, कि कलर देख लिया, एक्सीडेंटल फ्रेम देख लिया, बस बैटरी का और वो जो सॉफ्टवेयर का रहता है वो। इलेक्ट्रिक गाड़ी में ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी बदल दो, गाड़ी वापस से नहीं हो गई, क्या ये जेन्युइन है? 70-80% तो बैटरी का ही कॉस्ट होता है। लिथियम आयन की जो बैटरी बहुत कॉस्टली होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी जब बनाता था तो लीड एसिड की जो बैटरीज में हम बनाते थे गाड़ी, तो हमको कॉस्टिंग पड़ती थी कस्टमर को 35,000 की, और वहीं हम जब लिथियम आयन बैटरी पैक में बनाते थे तो वो 35,000 की बस बैटरी पड़ती थी, और वो जो गाड़ी की कॉस्टिंग चली जाती थी 50,000 पे। तो वो कॉस्टिंग ही जो ना ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है उसमें कॉस्टिंग ही सबसे ज़्यादा बैटरी का है। अगर बैटरी चेंज करूँ तो वो मतलब सोच रहे हो नई गाड़ी जैसा होता है, तो उसमें टायर्स भी फिर पुराने हो गए, कलर भी डिट्रॉयड होता है, हेडलाइट वगैरह सारी चीज़ें, इंटीरियर वगैरह सारी चीज़ डिट्रॉयड होती है। बाकी बैटरी चेंज करने से ऐसा नहीं होता कि वो नई हो जाती है। ये है कि हाँ, लाइफ आपको ये है कि रेंज ज़्यादा मिल जाएगी और उसको लाइफ 4-5 साल जो भी रहती है उसकी वो बढ़ के मिल जाएगी। ऑटोमोबाइल इंजीनियर आप है, स्टूडेंट्स, और ये आपका पैशन है। हाँ। फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है जब आप ये काम करते हैं और ये नया तरीके से काम शुरू किया आपने? हाँ। एकदम से रिस्क लेने वाला काम जिसको बोलते हैं, जिसके सिर पर नहीं है, और आप कूद गए, तो इसमें फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली में सपोर्ट तो मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। मेरी मम्मी में कुछ भी करूँ ना तो उनको एक भरोसा रहता है कि ये अच्छा ही करेगा। भले ही उनको समझ में नहीं आ रहा तो वो बोलती तेरे को पैसा चाहिए कि मैं कहीं से भी अरेंज कर दूँ, तू बता तेरे को ये करना है क्या। तो वो मेरे पीछे पड़ी रहती कि यार ये अमित अगर कुछ कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा। मेरे पापा ऐसे नहीं थे। अभी उनको समझ में आ रहा है कि भैया कि ये बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। नहीं तो पहले जब मैंने आपको बताया ना मैं छत पे करता था तो मेरे को ताने मारते थे, ये मैकेनिक बन गया है, ये क्या है, कोई ज़िंदगी है क्या इसकी, अच्छा दूसरे तो नौकरी करेंगे और ये मैकेनिक बन जाएगा। बार बार मेरे को टोसते थे कि यही करेगा तू। अब वो क्या गाड़ी बनाते टाइम उनको लगता था कि मैकेनिक गिरी कर रहा है बट वो नहीं समझते थे कि यार मैं डिज़ाइन, मैं तो अपने सोचता था कि मैं आर्ट बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ। बट वो जो मेरे पापा ने बैकएंड में भले ही सपोर्ट किया होगा, बाकी मेरे को कभी ऐसा शो नहीं किया कि यार मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ कभी, पर रोका भी नहीं मेरे को कि यार तू मत कर, यही कर, ताने दिए, ये सब किया। बट मेरी मम्मी का बहुत अच्छा सपोर्ट था। मेरा भाई भी मेरे को सपोर्ट करता है कुछ होता है तो, और मेरी वाइफ है तो वो तो फुल ऑन सपोर्ट मेरे को कर ही रही है। उसकी वजह से अभी ये चल रहे हैं। एक बहुत नामी कंपनी है इंडिया में, डीसी मोटर्स के नाम से, डीसी दिलीप छाबड़िया, जिन्होंने यही काम शुरू किए थे, 4 व्हीलर्स को मॉडिफाई करने का काम किया था। और उनके डिज़ाइन के पीछे तो लोग पागल थे, कायल थे। उनका गाड़ी निकला मतलब है। लेकिन जब उन्होंने खुद ने अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर किया तब वो गाड़ी चली नहीं, वो नहीं चली। बाकी जो डीसी जो थे ना, उन्होंने ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतनी तगड़ी करी थी ना, उनसे सीखना चाहिए। मगर मेरे को भी अगर जब था मैं पहले सोचता ना तो डीसी और जैसे किसी उन्होंने बड़े बड़े लोगों को
टैप Yes, किया, yes. बड़े सेलिब्रिटीज को टैप किया तो उनका Yes. नाम बढ़ गया। टार्जन मूवी आई थी, Yes. उन्होंने टार्जन की गाड़ी बनाई थी तो नाम तो उनका हो ही गया ना, ब्रांडिंग करी उन्होंने मॉडिफिकेशन में। जब खुद की निकाली उन्होंने DC अवंती, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टली थी, इतनी पावर इसमें ज़्यादा नहीं थी उस प्राइस रेंज में, और वो जो शेप और जो डिज़ाइन आप देखोगे वो DC मेरा पर्सनल थॉट है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती थी वो अवंती जो आई थी, अजीब सा लुक था उसका। पर अगर देखा, अगर सपोर्ट करना चाहे अपन इंडिया को के, तो उस हिसाब से अच्छी गाड़ी बनाई थी। बाकी डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो वो इतनी अपील नहीं करती थी मास जस्ट को। फिर बाद में उन्होंने कांड करी, वो सारे केसेस उनके ऊपर हुए, फ्रॉड किए उन्होंने, तो इसलिए कंपनी डूब गई। अगर नहीं करते तो उनकी कंपनी भी अच्छी चलती। ये तो डिज़ाइन टू डिज़ाइन जाता है कि आज एक गाड़ी नहीं अच्छी बनी, कंपनी चल रही तो दूसरी तो लेके आएगी गाड़ी, बट वो अभी अपने देखा होगा वो फ्रॉड केस में फंसे थे, तो कंपनी बंद ही होगी काइंड ऑफ। उन्होंने शायद अभी DC 2.2 करके कुछ चालू किया है, जिसमें वो इंटीरियर मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे इनोवा होगा तो इनोवा का पूरा अंदर से मॉडिफाई करते हैं, तो एकदम लग्जरी गाड़ी बनाते हैं, स्पेशियस, TV भी लगा देते हैं, तो पैसा उतना कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, लाइक कार देखो, कार वाले, Correct. जहाँ पे लोग मेजरली इंक्वायरी जनरेट करते हैं। हम्म, पहले तो प्राइस चेक करते हैं कि हाँ. क्या क्या है वहाँ पे, क्या ऑप्शंस है, करेक्ट। और उसके बाद इंडिविजुअल डीलरशिप में जाते हाँ. हैं, जहाँ पे फिर इंश्योरेंस की डील होता है या बाकी तमाम तरीके का डील हम्म. होता है। तो यहाँ पे इनके एक 4 व्हीलर का एक अलग सेगमेंट होता है, हाँ. 2 व्हीलर के अलग सेगमेंट होते Correct. हैं। सो सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सेग्रीगेट आपका ये जो इंस्पेक्शन वाला मॉडल है, क्या इसमें 2 व्हीलर सेगमेंट भी आ सकते हैं कभी आगे हाँ, चल के? करेंगे अपन, क्योंकि देखो जैसे कार में होता है ना कि पता नहीं होता लोगों को कि कैसी गाड़ी है, चलने में कैसी है। लोगों ने मैकेनिक से चेक करवाते 2 व्हीलर, भैया देख लो गाड़ी में, मैंने मैकेनिक को चेक करवाऊंगा, तो हम उसमें भी आ सकते हैं। उसमें हो सकता है कि हमारा जो इंस्पेक्शन का कॉस्ट हो वो बहुत कम हो जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि वो हमको थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, बट एक मार्केट ओपन करने के लिए, एक स्पेस ओपन करने के लिए हम उसमें जा सकते हैं। और इनसे ज़्यादा 2 व्हीलर से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती है अपनी ये वाली, जो आज ये 1 करोड़ बिक रही है, वो 3 करोड़ 4 करोड़ बिकती हैं 2 व्हीलर्स। तो उसमें तो भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी हम कर सकते हैं टैप। हम सोच रहे हैं कि एक बार हम ये वाले इंस्पेक्शन को परफेक्ट कर लें, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छे से कर लें, बट जो फिर हमारे जो टेक्नीशियन होंगे वही जाके मार्केट एक बार सेट हो जाएगा तो वो 2 व्हीलर भी चेक कर लेंगे। नाउ मैं उस स्टेज में आना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे आपसे ये जानना है कि हाँ। अगर मैं आने वाले 2 साल की अगर आपसे बात करूँ, हम्म। 2 साल में आप अपने कंपनी को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं या कहाँ देखना चाह रहे हैं? अभी जो मेरे दिमाग में है वो है कि एटलीस्ट मंथली नहीं, हम अगर डेली की बात करो, डेली हम कम से कम 2500 इंस्पेक्शन करें, डेली 2500। 2500 इंस्पेक्शन हम करें। जो मैंने आपको बोला था 10% मार्केट अगर हम टैप करते हैं तो ये 10% से भी कम है। अगर 2500 इंस्पेक्शन हम करते हैं पैन इंडिया में, तो हमारी कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। और ये बहुत बड़ी बन 2500 इंस्पेक्शन को टैप करने के लिए हाँ, कितने सिटीज़ आपको चाहिए? एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि 100 सिटीज़ में तो हम हैं प्रेजेंट। जैसे जिस वे में और जिस स्ट्रेटेजी के साथ हमने और ये 100 हाँ, सिटीज़ तक पहुँचने के लिए आपको कितना समय लग सकता है? मैं वो बता रहा हूँ, जैसे जिस स्ट्रेटेजी से हमने अभी इस महीने में 20 सिटीज़ कैप्चर करी, इनिशियली हम एक ही सिटीज़ में थे, उसके बाद 2 सिटी ऐड करी। इस अक्टूबर में हमने ये 19 सिटीज़ ऐड करी है एक ही महीने के अंदर। तो वो जो स्ट्रेटेजी हमने टैप कर लिया कि इस स्ट्रेटेजी से हमको बंदे आ रहे हैं, वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि ये दिसंबर तक या फिर आने वाले 3 से 4 महीने तक कम से कम हम 50 सिटीज़ में अवेलेबल हो जाए। और मैंने आपको बोला ना, हम जैसे हमारी रील्स वगैरह चल रही है, हमारा कंसेप्ट लोगों को समझ में आ रहा है अच्छा, तो लोग हमसे आगे लेके जुड़ रहे हैं। अभी भी मैं चाहूँ ना तो 10 सिटीज़ और ऐड कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा था कि ये जो अभी अपना है उसको परफेक्ट करके फिर अगले महीने और 10 से 15 सिटीज़ ऐड करें। एक बार हमारा सेट हो गया कि यार ऐसे कंपनी काम करेगी, ऐसे टेक्नीशियन आएंगे, ऐसे ऑर्डर्स आएंगे, ऐसे रिपोर्ट जनरेशन होगी, फिर उसको बस ग्रो करना है हमको। बहुत ईजिली हम ग्रो कर पाएंगे उसके अंदर। बहुत गाड़ियों की आप इंस्पेक्शन करते होंगे जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी फेवरेट व्हीकल कौन है तो आप क्या बोलेंगे? अभी रिसेंट टाइम में मेरे को टाटा कर्व बहुत अच्छी लगी। टाटा डिज़ाइन वाइज की बात कर रहे हैं कि आप टेक्निकली बात कर रहे हैं? डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज। वो गाड़ी मतलब रेड कलर में मैं शोरूम में इंस्पेक्शन करने गया तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने बोला क्या गाड़ी है तो टाटा कर्व अभी के लिए मेरे को बहुत अच्छी लग रही। टाटा कर्व बहुत सुंदर है। उसके बाद अपनी बजट उसमें, और बाकी तो हायर एंड पे तो अपन को पता ही है, डिफेंडर मेरे को पसंद है रेंज रोवर की, और लैम्बोर्गिनी तो है ही है। रिसेंट में अगर मैं चाहूँ कि यार अगले दिन में वो गाड़ी लेना तो मैं टाटा कर्व लूँगा रेड कलर की और टेक्निकली भी गाड़ी उतनी साउंड है जितनी वो technically डिज़ाइन भी वाइज है? उन्होंने न्यू इंजन इंट्रोड्यूस किया है, शायद के सीरीज़ को नाम नहीं पता मेरे को, पर न्यू इंजन सीरीज़ किया, उसका भी रिपोर्ट अच्छा आ रहा है। अब वो थोड़ा टाइम में रिपोर्ट अच्छा आएगा। बाकी अगर फंक्शनलिटी की बात करें या लुक वाइज की इंटीरियर फील की बात करें, तो वो एकदम प्रीमियम लेवल पे वो गाड़ी।
तो वो अगर अपने बजट में अगर है तो अपन अगर नेक्स्ट डे लेना है नेक्सॉन या फिर कोई भी गाड़ी है तो मैं तो वही लूँगा, टाटा कर्व, बहुत सुंदर गाड़ी है। थैंक यू वेरी वेरी Thank मच you so much. हमसे बात करने के लिए, और बहुत सारे ये जो अनटैप्ड मार्केट है इसको आप कुछ हेल्प भी कर रहे हैं। सो आई विश कि ये कंपनी और आगे जाए और बहुत सिटीज़ तक आप पहुंच जाए। Thank you so आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये डिस्कशन का, या है वो बहुत बताएं ही थोड़ा अच्छा, सा। बहुत ही अच्छा। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आपने अपॉर्चुनिटी दी। मेरे को तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट का। जैसे मैंने बताया कि ये स्टार्टअप जर्नी में मैं अभी अभी आया हूँ, तो ऐसा ही पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। पूरा एनवायरनमेंट भी वो तो इतना फ्रेंडली है कि मतलब बहुत प्यारा लग रहा है एकदम बात करके। सो थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you so गिविंग much, अस योर sir. टाइम। Thank you. थैंक यू। Thank you so much. So this was the podcast with Mr. Amit Kadam, the co-founder of Check Kar Do. I hope this podcast has given you a lot of insights about his business idea and how he developed his business idea into this excellent business model. And these kind of podcasts and these kind of individuals always inspires our business ideas and how we can position those in this startup world. So again, thank you very much for watching this entire podcast, and please subscribe our channel so that you can have all the updates from our end. And also don't forget to comment in the comment section so that we can understand that where we are going wrong and how we can improve ourselves. So again, thank you very much and signing it off.